हेलो, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम यूपी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी के टॉप 50 प्रश्न को लेकर आए हैं। एमसीक्यू प्रश्न है सभी इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सारे प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो है इन्हीं में से पूछा जाता है। पहला प्रश्न हमारा है इसमें, इसके पहले 50 प्रश्न हो चुके हैं इसके, तो उसके आगे का ये वीडियो है 51 नंबर से। पहला प्रश्न हमारा है कि पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है। ऑप्शन ए है घन, बी आगार, सी कूट और डी है पादप। तो पर्वत का जो समानार्थी शब्द होता है ये होता है कूट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। समानार्थी मतलब होता है जो समान अर्थ देता हो। दूसरा प्रश्न हमारा है इसमें अगला, विरोध शब्द का विलोम है। विरोध शब्द का विलोम क्या होता है? सहमत, बी है सहायता और सी है समर्थन और डी है अनुरोध। तो विरोध का जो विलोम होता है ये होता है समर्थन करना या समर्थन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, समर्थन। अगला प्रश्न है कि सा और हा, बड़ा सा, मूर्धन्य सा और छोटा सा और हा व्यंजन ये क्या कहलाते हैं? उष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। तो ये सब व्यंजन जो है उष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्म व्यंजन राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें कि अहि शब्द का अर्थ है। अहि शब्द का जो है अर्थ क्या होता है इसमें? ऑप्शन है सर्प, बी शार्दुल, सी नृप और डी है भौरा। तो अहि शब्द का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है, अहि शब्द का होता है सर्प। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर, सर्प। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, कई एग्जाम में भी पूछा गया है कि अस्थावर का विलोम शब्द है। ये सब प्रश्न जो है यूपी टेट, सी टेट इन सब परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अस्थावर का विलोम शब्द है। अस्थावर का विलोम शब्द जो है क्या होता है? ऑप्शन ए है सचल, बी चेतन, सी चंचल और डी है जंगम। तो अस्थावर का जो विलोम होता है ये होता है जंगम। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर, जंगम। अस्थावर का विलोम जंगम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें से कौन सा शुद्ध है? ऑप्शन है कुमुदनी, बी कुमुदनी, सी कुमुदनी और डी है कुमुदनी। तो इसमें जो शुद्ध शब्द है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है कुमुदनी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषा संसार का नादमय चित्र है। भाषा संसार का नादमय चित्र है, या कथन किसका? इसको जो है किसने कहा है? ऑप्शन ए है श्याम सुंदर दास, बी रामचंद्र वर्मा जी ने, या सुमित्रानंदन पंत ने, या फिर बाबूराम सक्सेना ने। तो भाषा संसार का नादमय चित्र है ये जो है कथन है सुमित्रानंदन पंत का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। देवनागरी लिपि से इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, बी है एक वर्ड में दूसरे वर्ड का भ्रम नहीं होता, और सी है कि शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए, और डी है एक वर्ड संकेत से अनिवार्यता एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। तो इसमें नहीं पूछा है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए व्यंजन, बी शब्द और सी स्वर और डी है वर्ड। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है ये होती है वर्ड। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वर्ड। अगला प्रश्न है कि वर्णमाला का आशय है। वर्णमाला से जो है क्या आशय इसमें? शब्द के समूह से, बी वर्णों के संकलन से, सी वर्णों के व्यवस्थित समूह से, और डी है शब्द रचना से। तो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसको हम लोग जो है वर्णमाला बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, वर्णों के व्यवस्थित समूह से। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है।
हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं टोटल स्वर व्यंजन मिला के? ऑप्शन है 55, बी 52, सी 50 और डी है 48। तो हिंदी वर्णमाला में जो मूलतः वर्ण होते हैं ये 52 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। और ऐसे अगर स्वर पूछा जाता है इसमें तो 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। अगला प्रश्न है कि आयोगवाह है, आयोगवाह क्या होता है? विसर्ग को कहते हैं या अल्प प्राण को, महाप्राण को या संयुक्त व्यंजन को? तो आयोगवाह जो होता है ये हमारा जो विसर्ग होता है इसी को हम लोग आयोगवाह भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर विसर्ग। अगला प्रश्न है कि ढा तथा ढ़ वर्ण है उत्क्षिप्त, अंतस्थ, संयुक्त या उष्म? तो ये जो है उत्क्षिप्त में आता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर, उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत ये आता है। बड़ा सा का उच्चारण स्थल है इसमें से कौन सा है? ओष्ठ, कंठ, तालु या दंत? तो इसका जो उच्चारण स्थल होता है ये होता है तालु, इसलिए इसको जो है तालव्य सा भी बोलते हैं बड़े सा को। हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा तालु। अगला प्रश्न है कि आनंद का विलोम है, आनंद का विलोम क्या होता है? विष, ऑप्शन बी है विषाद, सी अवनि और डी अर्पण। तो आनंद का जो विलोम होता है ये होता है हमारा विषाद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर विषाद, आनंद का विलोम विषाद। अगला प्रश्न शुद्धवर्तनी से है कि शुद्धवर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है? श्रृंगार, बी श्रृंगार, सी श्रृंगार और डी है श्रृंगार। तो इसमें शुद्ध बताना है तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। श्रृंगार जो है ये शुद्ध लिखा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। अगला है कि द्विज शब्द का अर्थ, द्विज शब्द का क्या अर्थ होता है इसमें बताना है। ऑप्शन ए है दांत, बी पक्षी, ऑप्शन सी है ब्राह्मण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो द्विज का जो अर्थ होता है ये सब होता है, इनमें से दांत भी होता है, पक्षी भी, ब्राह्मण। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी इनमें से जो भी है। अगला है कि कबीर के सूफी गुरु कौन थे? कबीरदास जी के जो सूफी गुरु थे कौन थे? शेख तकी, बी अब्दुल समद, सी मोहम्मद गौस और डी है रामान। तो कबीरदास के जो सूफी गुरु थे ये थे शेख तकी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर शेख तकी। अगला प्रश्न है क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा है, मतलब ये किस विधा की रचना है? ऑप्शन है संस्मरण, बी कहानी और सी है आत्मकथा, डी है यात्रा वृत्तांत। तो क्या भूलूं क्या याद करूं ये जो है आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आत्मकथा। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। अगला प्रश्न है 70 नंबर का कि मुंशी प्रेमचंद की वह रचना जो अधूरी आ गई थी। ऑप्शन ए मंगलसूत्र, बी करबला, सी रंगभूमि और डी है कर्मभूमि। तो मुंशी प्रेमचंद जी की जो है कौन सी रचना इसमें है कि जो अधूरी आ गई थी उसको जो है पूरा नहीं कर पाए थे? मुंशी प्रेमचंद की, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा मंगलसूत्र। मंगलसूत्र जो रचना है इसको इन्होंने जो है पूरा नहीं कर पाए थे, ये अधूरी ही रह गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। अगला शब्द की घड़ी साज शब्द है, ये किस भाषा का शब्द है? कैसी देशज शब्द है, बी संकर शब्द, सी भिखारी और डी दिया है रूढ़ शब्द। ये जो घड़ी साज शब्द है ये संकर शब्द है। संकर में दो भाषाओं से मिला होता है जो शब्द होता है इसमें, संकर शब्द इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा कि रसाल पर्यायवाची शब्द है, रसाल किसका जो है पर्यायवाची होता है? ऑप्शन ए कोयल का, बी पान का और सी आम का और डी है सगा भाई का। तो रसाल ये जो है आम का पर्यायवाची होता है हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आम का। चलिए अगला प्रश्न हमारा इसमें है कि जिसका जन्म पहले हुआ है का अर्थ है, मतलब जिसका जन्म पहले होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अनुज, बी
अग्रज, सी भ्राता और डी पितामह। तो इसमें जिसका जन्म पहले होता है उसको हम लोग अग्रज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अग्रज। अगला प्रश्न है कि आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आंख का अंधा और नाम का नयन सुख, इसका अर्थ क्या है इस लोकोक्ति का? ऑप्शन ए है अप्रत्याशित लाभ होना, बी अनायास सम्मान, सी आत्म प्रशंसा करना और डी है गुण के विरुद्ध नाम होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है गुण के विरुद्ध नाम होना। ये आंख का अंधा और नाम नयन सुख का ये जो है लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, गुण के विरुद्ध नाम होना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि अचरज शब्द का तत्सम रूप है। अचरज का जो है तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन ए है आश्चर्य, डी आश्चर्य, सी आश्चर्य और डी है आशाचर्य। तो इसमें जो अचरज होता है इसका तत्सम पूछा तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर, आश्चर्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला है हमारा प्रश्न कि तपस्वी का तद्भव रूप है। तपस्वी का तद्भव रूप क्या होता है? ऑप्शन ए तापसी, बी तपसी, सी तपासी और डी है तपसी। तो तपसी का जो तद्भव रूप होता है ये होता है तपसी, तपस्वी का। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा तपसी, इसका राइट आंसर हो जाएगा तद्भव जो होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि सूरदास की रचना है। सूरदास जी की इसमें से कौन सी रचना है? ऑप्शन ए साहित्य लहरी, बी प्रेम वाटिका, सी दोहावली और डी है झरना। तो इसमें जो सूरदास की रचना है ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ये जो साहित्य लहरी है ये सूरदास जी की रचना है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच करिएगा, पूरा देखिएगा और इसको अच्छे से जो है याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोग किसी भी एग्जाम में या फिर डीएलएड के एग्जाम में इसको अगर कोई प्रश्न आता है तो उसको आप लोग सही कर ले जाओ। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए, किससे जो है किया जाना चाहिए? वर्णमाला के द्वारा, बी लेखन के द्वारा, सी वार्तालाप के द्वारा और डी है सुलेख के द्वारा। तो प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों में भाषा का विकास किया जाता है ये वर्णमाला के द्वारा ही किया जाना इसमें चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वर्णमाला के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है कि रात्रि का पर्याय नहीं है। रात्रि का इसमें से पर्यायवाची क्या नहीं होता? यामिनी, ए बी विभावरी, सी रैन और डी है सौदामिनी। तो जो सौदामिनी है ये हमारा रात्रि का पर्यायवाची नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, सौदामिनी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विमुख का विपरीतार्थक शब्द है। विमुख का विलोम क्या होता है या विपरीत शब्द? ऑप्शन ए है अमुख, बी उन्मुख और सी सुमुख और डी है निर्मुख। तो इसका जो उन्मुख है विमुख का विपरीत जो होता है ये उन्मुख होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर, उन्मुख। अगला प्रश्न कि आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ए है कि आंख से दिखना, बी जल्दी से उठना, सी होश में आना और डी है समय पर जागना। तो आंखें खुलने जो मुहावरे का अर्थ होता है ये होता है होश में आना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, होश में आना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अत्यधिक जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए है अत्य और बी है अत, सी अति और डी है आ। इसमें पूछा है हमारा कि कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है, तो इसमें अति उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, अति। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 83 नंबर का कि मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है। मानक हिंदी का जो मूल आधार है इसमें से कौन सी बोली है? ऑप्शन ए है ब्रजभाषा, बी उर्दू, सी खड़ी बोली और डी है हिंदुस्तानी। तो मानक हिंदी का जो मूल आधार है ये हमारा है खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, खड़ी बोली।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 84 नंबर का कि दिए गए विकल्प में कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। अब इसमें चारों ऑप्शन में कौन सा इसमें नहीं है हमको बताना है। ऑप्शन ए है भारती, बी वीणा पाणी, सी शारदा और डी है भार्गवी। तो इसमें जो सरस्वती का पर्यायवाची है जो भार्गवी है ये नहीं होता है हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और बाकी ये तीनों होता है भारती, वीणा पाणी, शारदा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि भिक्षुक में प्रत्यय है। भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए उक, बी इक और सी अक और डी है उत। तो भिक्षुक में जो प्रत्यय है इसमें उक प्रत्यय होगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर उक। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कि लघु शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। लघु का विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए महान, बी विशाल, सी दीर्घ और डी है उत्तम। तो लघु का जो विलोम होता है ये होता है हमारा दीर्घ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। दीर्घ के साथ इसका चला जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पूरब और उत्तर के बीच की दिशा कहलाती है। पूरब और उत्तर के बीचों बीच में जो दिशा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। वातायन, बी ईशान, सी वायव्य और डी है क्षितिज। तो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को हम लोग बोलते हैं ईशान। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर ईशान। अगला देखिए पूछा इसमें कि हिंदी में स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं। ऑप्शन ए दिया है 10, बी 11 और सी 9 और डी दिया है 14। तो हिंदी वर्णमाला में कुल जो है 11 वर्ण हमारे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और 33 व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के उच्चारण उपयोगी अवयव है। ऑप्शन ए काकल, बी कंठ, सी दंत और डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें जो मनुष्य के उच्चारण उपयोगी अवयव है ये उपयुक्त सभी हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ध्वनि विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। मानव के मुख से निकली श्वास का, बी मानव के मुख से निकली ध्वनि का और सी मानव के मुख से निकली चीख का और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है ये जो मानव के मुख से निकलती है ध्वनि। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा हमारा राइट आंसर मानव के मुख से निकली ध्वनि का। अगला प्रश्न है कि ओष्ठाकृत के आधार पर स्वर होते हैं। ओष्ठाकृत के आधार पर कितने स्वर होते हैं। ऑप्शन ए वृत्ताकार स्वर, बी अवृत्ताकार स्वर और सी है आ और बा दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ओष्ठाकृत के आधार पर जो है ये दोनों प्रकार के होते हैं वृत्ताकार और अवृत्ताकार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आ और बा दोनों। अगला प्रश्न है इसमें 92 का कि व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है। व्यंजन को जो है उच्चारण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए 2 भागों में, बी 3 भागों में, सी 4 भागों में और डी है 5 भागों में। तो व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से इसको 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 भागों में। अगला प्रश्न है कि ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है या होते हैं। ध्वनियों के उच्चारण में जो यत्न होते हैं उसको प्रयत्न कहा जाता है, ये होते हैं। ऑप्शन ए स्वर तंत्री में कंपन से, बी श्वास की मात्रा से, सी जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा और डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों में होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में दंत व्यंजन है। दंत व्यंजन इसमें से कौन सा है। ऑप्शन है ना, बी का और सी है चा और डी है ढा। तो इसमें दंत पूछा है तो दंत में जो है ना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग होता है। किस चीज का? अल्प विराम का, बी अर्ध विराम का, सी पूर्ण विराम का और डी है विस्मयादि बोधक का। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। ये सब जो है विस्मयादि बोधक शब्द हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर, विस्मयादि बोधक। अगला प्रश्न हमारा है कि ढा वर्ग किस वर्ग में आता है? का वर्ग में, बी टा वर्ग में, सी चा वर्ग में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो ढा वर्ग होता है ये आता है हमारा टा वर्ग में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। टाठा डढ़ा आड़ा होता है इसमें, तो ये टा वर्ग में आता है। अगला प्रश्न है कि लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए प्लेटो का, बी महात्मा गांधी का और सी श्रीमती मांटेसरी का और डी है उपयुक्त कोई नहीं। तो इसमें लेखन जो एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों की गतिविधियां करनी पड़ती हैं, कथन ये किसका है? तो ये जो श्रीमती मांटेसरी दिया है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इन्होंने ही कहा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है इसमें 98 का कि जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है वो कौन से इसमें वर्ड हैं? काखा गाघा और बा है चा छा जा झा और सी है इसमें टा ठा डा ढा और डी है ता था दा धा। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। जो का खा गा घा है ये कंठ के स्पर्श से होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। का खा गा घा राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है। ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन इसमें से कौन सा है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव, बी विचार विनिमय एवं दूसरों के शिक्षा ग्रहण दूसरों से और सी है स्वाध्याय तथा पठन अभ्यास और डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें पूछा ज्ञान अर्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन इसमें से कौन सा है? तो इसमें सभी हो जाएगा हमारा। प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव, बी दिया है कि विचार विनिमय एवं दूसरे से शिक्षा ग्रहण और सी है स्वाध्याय तथा पठन अभ्यास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा है कि विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है। विराम संबंधी जो समस्या है इसका प्रमुख कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है विराम चिन्हों का ज्ञान ना होना, बी आत्मविश्वास का अभाव और सी है उपयुक्त दोनों और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा पूछा है कि विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण जो होता है ये विराम चिन्हों का ज्ञान ना होना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विराम चिन्हों का ना होना। तो एक वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।